संविधान का भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, ये आपका भाग 1 है संविधान का। और इसमें अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक जो प्रमुख चीजें हैं उनके बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोटिवेशन कोट आपको इसलिए यहाँ पे मैं करवाता चलूँगा कि बहुत लंबी क्लास है, लगातार पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएंगे, तो उसके लिए एक मोटिवेशन जरूरी है। आपके शरीर में एक ऊर्जा का नया संचार होना चाहिए, और उसी संचार की कड़ी के अंतर्गत एक मैंने कविता, यहाँ पर एक शायरी मैंने इकट्ठा की है। वैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है इन चीज़ों का, और मैं कभी पढ़ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए पहली बार अपने जीवन में कि इन सारी चीज़ों के साथ में भी आपके साथ इंटरेक्शन किया जाए। ठीक है, तो ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये कह रहा है कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिंदगी ख्वाहिश है आपको, जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। यानी कि ये कह रहा है कि जिस सपने को आप देख रहे हैं, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, काम करते रहिए, अपनी ख्वाहिशों को जागृत रखिए, अपने सपनों को एक नई जान देते रहिए और उसके लिए प्रयासरत रहिए। भगवान पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, जो भी आपने सोचा है एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा। यानी कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। ये बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, इनको हमेशा याद रख के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद, संविधान का भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, उसके अंतर्गत संविधान जो भारत संघ है उस भारत संघ के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हम पहले आर्टिकल को एक एक करके यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल का एक एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसका पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उस पीडीएफ को आप रखिएगा अपने पास में, और इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं। ये पूरा जो सेगमेंट है आपका लगभग 400 स्लाइड के अंदर में है, और 400 स्लाइड में हर एक टॉपिक पे आपको इस तरह का डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप मिलेगा, जिससे कि आप पूरे जूम कर देता हूं, बोल देता हूं, जूम करने की बेसिकली ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं। एक मिनट मैं पूछ ले रहा हूं, जूम ये कैसे होगा इसमें? हाँ, ये ओके, हाँ चलिए, अब दिख रहा है ना? ओके, चलिए अब सही दिख रहा है ना? ये लेंस मैंने यूज कर लिया है, अब बेहतर दिख रहा होगा ना? चलिए बहुत अच्छा, ये टूल मिल गया है, अब हम लोगों को बहुत फायदा करेगा ये। तो हम बात करेंगे संविधान के भाग 1। भाग 1 में भारत और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 1 बताता है संघ और संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 बताता है कि भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे की जाएगी, नए राज्य कैसे स्थापित होंगे, कैसे आएंगे। और नेक्स्ट आपका आर्टिकल 3 है, इसके अंतर्गत ये बात करता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 4 है, ये कहता है कि पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधनों तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणाम विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में यहाँ पे परिचर्चा की गई है। ठीक है, अब एक एक आर्टिकल को हम देखते हुए चलेंगे। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, इसी आर्टिकल 2 के
आर्टिकल 2 सब क्लॉज 1(2) जो है वो कह रहा है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में जो होंगे वो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसी में अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 3, ये भारत के राज्य क्षेत्र में समृष्ट कौन कौन सी चीजें होंगी। तो इसके अंतर्गत आपके ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग कर रहा हो, कंफ्यूजन ला रहा होगा ना ये लेंस। मैं इस लेंस को समाप्त करता हूँ, मैं बोल के ही समझाऊंगा क्योंकि ये हमको भी कंफ्यूज कर दे रहा है। ठीक है, चलिए इसके लेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो संविधान के भाग 1, संविधान के भाग 1 में आप सुनते चलिएगा, सब लोग पढ़े हुए हैं, जब भी आप पॉलिटी शुरू करते हैं इस चैप्टर से आप शुरू ही कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको रखना है, जो पहला आर्टिकल है संविधान के भाग 1 में 4 आर्टिकल दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद 1 है, वो भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है और इसके 3 सब क्लॉजेस हैं। कितने सब क्लॉजेस हैं? 3 सब क्लॉजेस हैं। पहला सब क्लॉज कहता है अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 1, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो भारत है, भारत यूनियन है और इसमें बहुत सारे राज्य क्या हैं वो शामिल होंगे इसमें। ठीक है, दूसरा आर्टिकल कहता है आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में के होंगे जो पहली अनुसूचित के अंतर्गत निर्दिष्ट होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद सब क्लॉज 1 के अंतर्गत भारत के राज्य का नाम बताया गया है। दूसरा आर्टिकल बताता है कि उस राज्य के अंतर्गत कौन शामिल होंगे, तो उसमें कहा गया है जो पहली अनुसूची में राज्य दिए गए हैं वो उसके अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, और इसी का आपका तीसरा सब क्लॉज है अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 3, ये बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में समृष्ट होंगे कौन कौन से राज्य। पहला कि राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं वो भी भारत राज्य संघ के अंतर्गत शामिल होंगे, और ऐसे अन्य राज्य जिनको भारत भविष्य में क्या करेगा, अर्जित करेगा, वो सारी चीजें भी भारत संघ के अंतर्गत शामिल होंगी। तो पहला आर्टिकल है, इसके 3 सब क्लॉजेज हैं। ये पहला आर्टिकल भारत संघ और नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। नाम क्या होगा? तो भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, उसमें कौन कौन से शामिल होंगे उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, और उस राज्य क्षेत्र में समृष्ट कौन कौन से होंगे, तो राज्यों का राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में जितने राज्यों का नाम दिया गया है वो, और उसके बाद में ऐसे अन्य राज्य जिनको भविष्य में भारत के द्वारा अर्जित किया जाएगा। इन आर्टिकल से प्रश्न नहीं बनते, बस केवल एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूसरा आर्टिकल अनुच्छेद 2। अनुच्छेद क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तो भारत संघ क्षेत्र के अंतर्गत कैसे नए राज्यों को शामिल किया जाएगा उसके बारे में अनुच्छेद 2 के अंदर बात की गई है। अनुच्छेद तीसरा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि नए राज्यों की मांग बढ़ती है कि हमें नए राज्य बनाना है, तो नए राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के माध्यम से होता है? आर्टिकल 3 का उपयोग करके संसद के पास में शक्ति होती है कि वो अनुच्छेद 3 से शक्ति प्राप्त करके किसी भी राज्य की सीमा में विस्तार कर सकती है, सीमा को कम कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। विभिन्न प्रकार की जो राज्य से संबंधित नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन का काम कहां से होता है? अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। और फोर्थ है आपका अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामों के विषयों के उपबंध के लिए अनुच्छेद 4 का उपयोग करके संसद क्या करती है? कानूनों को भी बना सकती है। तो ये 4 आर्टिकल है जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको हम देखते हैं एक एक डिटेल में। चलिए, तो पहला अनुच्छेद हमने आपको बता दिया कि भारत क्या होगा? राज्यों का अंग का एक संघ होगा और उसका नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, नाम के बारे में बता दिया। दूसरा आर्टिकल है, ये बताता है अनुच्छेद 2, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के लिए, यानी कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कैसे होगा? तो इसके लिए बताया गया है कि अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश और जो स्थापना है वो किस प्रकार से की जा सकती है। तो किसी भी मौजूदा राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने के लिए भारतीय संसद के पास में किसी भी राज्य क्षेत्र को कम करने की शक्ति है। ये कहाँ पे बताया गया है? ये संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बताया गया। दूसरी चीज,
संसद किसी भी राज्य की सीमा को बदलने की अंतिम शक्ति का उपयोग भी कर सकती है। यह आपका सेकंड पार्ट है इसी के अंदर। और तीसरा है संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तो ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये संसद के पास में शक्तियां हैं बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र की सीमाओं और इन सारी चीजों में नाम परिवर्तित कर सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि राज्य किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को क्या किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के किस भाग को मिला के एक नया राज्य बनाया जा सकता है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाया भी जा सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी पावर जो होगी किसके द्वारा, ये पावर संसद के पास में होगी। किसके कॉन्टेक्स्ट में, राज्यों की सीमाओं, नामों और उसके परिवर्तन के संदर्भ में। ठीक है, तो यह आपका अनुच्छेद 3 हो जाता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सारी चीजें तो आपको अनुच्छेद से संबंधित थी। अब इनका उपयोग करके भारत के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किया गया है उस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहली चीज आपको देखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र होने के बाद में जब संविधान लागू होता है, तो संविधान लागू होने के समय राज्यों को 1950 में जब मूल संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पर कहा गया कि भारत क्या होगा, यहां से आपका मेन टॉपिक चालू होता है, भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा क्या, भारत। ठीक है, और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो भारत के राज्य क्षेत्र जो थे उन राज्य क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया और उसको नाम दिया गया श्रेणी ए। उसको नाम क्या दिया गया, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ये 4 श्रेणियों में उसको बांटा गया और उसके अंतर्गत जो श्रेणी ए के राज्य थे उन श्रेणी ए के राज्यों के अंतर्गत वे राज्य शामिल थे जो कि पूर्णतः एक जो आपका जो अनुच्छेद जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसके अनुसार उनको पूर्ण राज्य के रूप में विकसित कर दिया गया था। और उसमें पूर्ण राज्यों के रूप में विकसित कौन से थे, आसाम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। उसके बाद में कुछ ऐसे राज्य थे जो कि रियासतों के रूप में काम करते थे। तो वहां पर कौन कौन से थे, हैदराबाद हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, पटियाला हो गया, राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, त्रावणकोर हो गया और विंध्य प्रदेश हो गया। तीसरी श्रेणी के राज्य थे जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा जी केंद्र शासित। और चौथे श्रेणी के राज्य थे जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 4 श्रेणियों में, यानी कि 1950 के समय 1950 के टाइम पे भारत के अंदर जो भारत संघ क्षेत्र था उस भारत संघ क्षेत्र में शामिल राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था और वो 4 श्रेणियां ये थी। ठीक, लेकिन इसमें धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन होता है और नए राज्यों की मांग शुरू होती है और भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के नए राज्यों के निर्माण की बात शुरू हो जाती है कि हमें नए राज्यों का निर्माण करना है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स के द्वारा क्या किया जाता है, नए राज्यों की मांग को मानने के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियां बनाई जाती हैं जिसमें कहा जाता है जी कि हम क्या करेंगे, हम नए राज्यों का गठन करेंगे। तो एक भाषा एक राज्य, क्या उठती है मांग, एक भाषा एक राज्य के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि 1950 के अंदर 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सबको लगने लगा कि हमारी तो भाषा ये है, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा भूभाग ये है, तो हमें भाषा के आधार पर नया राज्य चाहिए। तो यहाँ पर एक तर्क आया कि एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य के आधार पर नए राज्यों की गठन होना चाहिए। और इसी के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, एक पहला आयोग गठित किया जाता है जिसे धर आयोग बोला जाता है और ए.के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 में कमेटी बनाई जाती है जो कि एक भाषा एक राज्य के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग के लिए की जाती है। लेकिन इसके द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है और इनके द्वारा रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाई एक राज्य एक भाषा एक राज्य प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश को इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भाषा के आधार पर क्या होगा, राज्यों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। हम केवल और केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं और इसकी सिफारिश धर आयोग के द्वारा दी गई। ठीक है,
फिर भी राज्यों के एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्यों की मांग लगातार बढ़ रही थी। तो फिर आती है दूसरी समिति जिसे हम जेबीपी समिति कहते हैं, और इसको कांग्रेस के ने दिसंबर 1948 के अंतर्गत इसको बनाया था, और 1949 में इस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है, और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है वो संभव नहीं है, और इसके द्वारा भी यानी कि जेबीपी समिति के द्वारा भी उसको क्या कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर आगे बात बढ़ती है, आगे बात कैसे बढ़ती है, फिर फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, और आंध्र प्रदेश, और इसी बीच में आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है भाषा के आधार पर। उसका एक अलग इतिहास रहा है। एक छात्र ने अपने आप को आग जला लिया था, मर गया था, और इन सारी चीज़ों से बहुत लंबा टर्मोइल देखने को मिला था, और इस वजह से आंध्र प्रदेश का निर्माण हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषा के आधार पर जब हो जाता है तो उससे अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जब भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगती है तो लास्ट में भारत सरकार को 1953 के अंदर 1953 के अंतर्गत एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ जाता है, जिसके अंतर्गत फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन होता है। ठीक है, और इसमें एक बात पर ध्यान दिया जाता है, अध्यक्षता में गठित इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। जो फजल अली कमेटी आती है उसके द्वारा एक राज्य एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उसमें 4 कारक दिए जाते हैं, यानी कि राज्य पुनर्गठन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 4 कारक बताए गए। हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पर नए राज्यों का तो गठन करेंगे, लेकिन उनके अंतर्गत ये 4 एलिमेंट होने चाहिए। पहला एलिमेंट क्या बताया गया कि देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण हो और संरक्षण हो, यानी कि हम भाषा के आधार पर तो राज्यों का गठन कर देंगे, लेकिन क्या होना चाहिए कि यहाँ पर देश की एकता और सुरक्षा खतरे में नहीं आनी चाहिए। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता भी यहाँ पर मायने रखेगी। अब कहने का मतलब है कि कोई एक राज्य है और यहाँ पर कोई एक भाषा बोली जाती है, यहाँ पर कोई एक भाषा बोली जाती है, और कोई भाषा यहाँ पर बोली जाती है, तो हम इस राज्य को 4 भागों में डिवाइड नहीं करेंगे। हम भाषा के एक रूपता और भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता को भी यहाँ पर मायने रखा जाएगा। तीसरी चीज, वित्तीय और आर्थिक प्रशासनिक तर्क भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क का तात्पर्य ये हो गया कि मान के चलिए कि अगर मुंबई की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुंबई का एक एरिया ऐसा है जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरा एरिया है कि वहां पर कृषि और जो व्यापार है वो बहुत स्लो है, यानी कि इस सरकार का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है वो इस भूभाग से हो रहा है। इस भूभाग से सरकार के पास में जो रेवेन्यू आ रहा है वो सरकार को यहाँ पर खर्चा ही किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क के आधार पर ही क्या होगा, नए राज्यों का गठन किया जाएगा। और फोर्थ है, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजनाओं का संवर्धन भी हो। ऐसी चीजों के आधार पर हम एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मानते हैं, और उस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब फजल अली आयोग के द्वारा ये रिकमेंडेशन मान ली जाती है और उसके आधार पर ये 4 रिकमेंडेशन के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की बात होती है, तब आपके राज्य कौन से बन के निकल के आते हैं। तो उस टाइम पे 1956 के अंतर्गत इस फजल अली आयोग के द्वारा जो आयोग बताया जाता है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके बाद में आता है आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये 1800 लिख गया है 1956, और इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 पारित किया जाता है। जो पहले 1950 के टाइम पे आपके राज्यों की A, B, C और D ये श्रेणियां थी, इनको अब समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और 1 नवंबर, ध्यान से समझिएगा, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत के नए संघ का निर्माण होता है। भारत संघ का निर्माण होता है, और उस निर्माण में कुल कितने राज्य रहते हैं, उसमें 14 राज्य रहते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं। तो बात समझ में आई कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ है। राज्यों का पुनर्गठन
फजल अली कमीशन के द्वारा जब रिकमेंडेशन मान ली जाती है एक भाषा एक राज्य की, तो ABCD जो 1950 के टाइम पे राज्य थे उनकी श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाता है और नए सिरे से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है इसके दौरान। ठीक है, और वो 14 प्रदेश कौन से थे, तो आपके सामने ये लिस्ट दी गई है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनका निर्माण होता है। 14वां राज्य जो आपका बनता है वो पश्चिम बंगाल बनता है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये आपके 14 राज्य बनते हैं। 1956 का फजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन जब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग का, और उसके बाद में ये आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान, दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और ये सारी चीजें क्या होती हैं, संघ प्रदेश के रूप में बनती हैं। लेकिन ये 1956 की बात है, और 1956 से लेके 2024 के बीच में अब कितने और राज्य इसमें जुड़े, क्योंकि इस समय पे 28 राज्य हैं, तो उनका विकास कैसे हुआ, वो कैसे आए, उस चीज की भी एक सरल हिस्ट्री हम यहाँ पर आपको देख लेते हैं। तो 1956 के बाद में 1956 के बाद में किन राज्यों का उदय हुआ, तो फिर कहना होता है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो 1966 में द्विभाषी राज्य मुंबई को 2 भागों में पृथक करके अलग अलग बना दिया जाता है। जो महाराष्ट्र है जहां पे मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना दिया जाता है, और गुजरात जो है वो गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात को अलग कर दिया जाता है। तो पहला डिवीजन होता है 1956 के बाद में, वो आपका होता है महाराष्ट्र और गुजरात का, क्योंकि यहाँ पर 2 भाषाएं थी, दोनों इकोनॉमिकली रूप से भी बहुत स्ट्रांग थे, तो उस आधार पर क्या किया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया जाता है। और गुजरात है जो भारतीय संघ का 15वां राज्य बनता है, और कब आता है, 1960 के अंदर। तो प्रश्न कई बार पूछता है कि गुजरात का निर्माण कब हुआ था, तो 1960 के अंदर गुजरात को एक नए राज्य के रूप में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है आपका नागालैंड बनाया जाता है कब, 1963 के अंदर। असम से नागा तेंगसिंग पहाड़ी के क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है और नागालैंड राज्य का गठन किया जाता है, और नागालैंड भारत संघ का 16वां राज्य बनता है, और ये कब बनता है, 1963 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और परिवर्तन होता है, और परिवर्तन क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता है, और ये कब होता है, 1966 के अंदर। और 1966 के अंदर का क्या होता है कि 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया जाता है। ठीक है, शाह आयोग आता है 1966 के अंतर्गत, और इसकी सिफारिश पर पंजाबी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, और इसकी सीमा से लगे जो पहाड़ी क्षेत्र है उन्हें केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश के रूप में अलग कर दिया जाता है। और इस तरह से 1971 के अंदर, ध्यान से समझिएगा, 1971 में संघ शासित क्षेत्र जो कि जिसे हिमाचल प्रदेश है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है, और इस प्रकार से ये भारत का 18वां राज्य बन जाता है। कौन, आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये राज्यों की क्रोनोलॉजी ठीक है, तो इस तरह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत अब भारत के अंदर भारत संघ में 18 राज्य बन गए हैं। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और पूर्वोत्तर में 1972 के दौर में पूर्वोत्तर राज्य में राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और वहां पर आपने देखा होगा कि पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक आपका मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, और इन्हीं के साथ में एक उपराज्य जो था वो मेघालय था। तो 2 संघ शासित प्रदेश जिसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश फिर इसमें क्या आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। भारतीय संघ में राज्यों की संख्या अब 21 हो जाती है, और मणिपुर जो होता है 19वां राज्य बनता है, त्रिपुरा 20वां राज्य बनता है, मेघालय 21वां राज्य बनता है। और इस तरह से भारत संघ के अंदर जो आपका 1956 के टाइम पे 14 राज्य थे, अब उन राज्यों की संख्या क्या हो गई है, 21 राज्य हो गए हैं हमारे भारत संघ के अंदर। ठीक है, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के पास में मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया जाता है, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। तो 1972 आते आते
भारत संघ के अंदर राज्यों की जो संख्या हो गई, अब हो गई थी भैया 21 राज्य भारत संघ के अंतर्गत शामिल हो। ठीक है, और परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, तो 1987 का दौर आता है और भारतीय संघ के अंतर्गत 3 नए राज्यों को शामिल किया जाता है। जो मिजोरम राज्य है वो भारत का 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य और गोवा जो है 25वें राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल होता है। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। और संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है। गोवा को दमन दीव से अलग करके 56वां संविधान संशोधन पारित करके उसको भारत संघ का हिस्सा बना लिया जाता है। और इस प्रकार से अब भारत के अंदर 1987 आते आते राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 राज्य। अब भारत में कितने राज्य हो जाते हैं? 25 राज्य हो जाते हैं भारत के अंदर। और फिर आगे क्या होता है? फिर आपका 2000 का दौर आता है और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए राज्य निर्मित किए जाते हैं। ये कैसे किए जाते हैं? छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को बनाया जाता है जो कि भारत का 27वां राज्य होता है। बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया जाता है और झारखंड भारत का 28वां राज्य हो जाता है। तो इस तरह से अब भारत के अंदर 2000 ईस्वी तक क्या हो गया? राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 राज्य बन चुके थे। ठीक है, फिर एक परिवर्तन होता है और परिवर्तन होता है आपका 2014 का। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया जाता है और भारत गणराज्य में अब कितने हो गए? 2014 तक राज्यों की संख्या हो जाती है 29। तो 2014 तक राज्यों की संख्या 29 थी 2019 तक। लेकिन 2019 में एक और महापरिवर्तन होता है और वो परिवर्तन क्या होता है? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू और कश्मीर जो आर्टिकल 370 थी, जो स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत उसको रखा गया था, जम्मू एंड कश्मीर को, धारा 370 समाप्त होती है और 2019 में जम्मू और कश्मीर का स्वतंत्र राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है और उसे द्विविभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए संघ शासित प्रदेशों के रूप में उसको बना दिया जाता है। तो जो आपको यहाँ पर शुरुआत में 29 राज्य थे, अब 29 राज्यों में से केवल कितने बचे? 28 राज्य बचे, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर था अब उसको पूर्ण राज्य से समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया, तो यहाँ पर राज्यों की संख्या समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के जो भारत संघ है, उस भारत संघ में राज्यों का उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या क्रोनोलॉजी रही है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक वो उन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं जो चीजें यहाँ पर हुई हैं। उन्हीं सारी चीजों के आधार पर संसद के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए और उन्हीं अधिनियमों का प्रारूप है, उन्हीं अधिनियमों का रिजल्ट है कि ये सारे राज्य आपके बन के तैयार हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो दूसरा पार्ट था जिसे हम भाग